आप सभी का तारुफ उनसे करवा देती हूँ। हमारे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड एजेबी जैनी डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर जुड़ रहे हैं डॉक्टर शुभदा चौधरी जी, मिडिल ईस्ट के जानकार हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शुभदा जी, सबसे पहला सवाल आप ही के साथ, क्योंकि हम खामेनेई के समर्थन में भी विरोध देख रहे हैं, समर्थन में भी लोगों का जमावड़ा देख रहे हैं और उनके विरोध में भी लोगों का गुस्सा और वो आक्रोश देख रहे हैं। फिलहाल ईरान में जो स्थिति है रेजा पहलवी के इंटरफेरेंस के बाद वो और ज्यादा बदलती जा रही है। हालांकि उन्हीं की अपील थी कि आप आइए सड़कों पर प्रदर्शन कीजिए। देखिए मनीषा जी, मुझे बुलाने के लिए शुक्रिया। पहली चीज तो जो आप बता रही थी कि विमेन का जो राइट्स है, महिलाओं का जो राइट्स है, तो रेजा शाह पल्लवी के टाइम पे भी जो सीक्रेट पुलिस होती थी सबक, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अर्बन वुमेन को फ्रीडम दिया था। उनके टाइम पे सिर्फ एक ट्रेडिशनल वन पार्टी सिस्टम था, फेमिनिस्ट वॉइसेस को अलाउड नहीं था कुछ भी बोलने का। रूरल विमेन के साथ बहुत बदसलूकी की जाती थी, और खासकर अजेरी, कुर्द, बलूची, तुर्कमेन, उन औरतों के साथ इक्वल रोल नहीं था। तो ऐसा नहीं है कि बाइनरी एकदम क्लियर कट है। खामेनी ऑब्वियसली नहीं है प्रो विमेन, वहां बहुत हिजाब है, लेकिन सवाक पुलिस का यूज करके जो औरतें हिजाब पहनती थी उनको भी गोली दिखा के हिजाब हटाना, ये रेजा शाह पल्लवी करते थे, ये भी गलत है। दूसरी चीज है, रेजा शाह जो मैरीलैंड में रहते हैं, उनका रिवेन्यू क्या है, पैसे कैसे कमाते हैं? 1970 में उनके परिवार को उस समय 20 बिलियन यूएस डॉलर्स का वर्थ वेल्थ था। वो जनरेशनल इनकम पे रहते हैं, सिर्फ और सिर्फ, कोई काम नहीं करते। तीसरी चीज है, जब मिडनाइट हैमर हुआ था, इजराइल ईरान का वॉर हुआ था, तो उनको ये आश्वासन दिया गया था, जैसे सीरिया में अहमद अल शर्रा को ले आया गया है, तो उनको ये आश्वासन दिया गया था कि हम लोग ईरान को हटा देंगे, खामेनी रिजीम को हटा देंगे, और उसके बाद आपको वहां पे अहमद अल शर्रा की तरह इंटरिम प्रेसिडेंट बना देंगे। वो हो नहीं पाया। 2023 तक वो तैयार नहीं थे ईरान में जाने के लिए, लेकिन 2024 के बाद वो तैयार हो गए। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये कहना कि खामेनी कुर्सी से नहीं हट रहे, ये गलत है, क्योंकि 4 लोग एक्सपर्ट काउंसिल में, खामेनी की रिटायरमेंट एज आ गई है। आज अगर न्यूक्लियर फतवा है, मैं आईआरजीसी और खामेनी रिजीम को डिफेंड नहीं कर रही, लेकिन आज अगर न्यूक्लियर फतवा है तो वो खामेनी के कारण है कि ईरान न्यूक्लियर वॉर नहीं शुरू करेगा, प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक नहीं शुरू करेगा। इनके हैं मुज्तबा खामेनी, जो खामेनी के बेटे हैं। दूसरे हैं हशम हुसैनी, जो कौम के बहुत बड़े क्लेरिक हैं। फिर है मोहसेन अराकी, जो खामेनी ने खुद जिनको चूज किया है एज अ सक्सेसर। और चौथे हैं हसन खोमेनी, जो खोमेनी के पोते हैं। तो 4 लोगों का उम्मीदवारी चल रहा है। जहां तक बात रही कि यूएस इंटरफेयर करेगा कि नहीं, तो देखिए 400 केजी 60% इनरिच्ड यूरेनियम कहां पे है, ये अभी ईरान में किसी को नहीं पता है। मिडनाइट हैमर नहीं उसको कर पाया था खत्म। दूसरा चीज है, जब कासिम सुलेमानी को मारा गया था, तो इराक के ऊपर, इराक में जो यूएस बेसेस हैं उस पे ईरान ने हमला दिया था, काफी यूएस सोल्जर्स को क्षति पहुंची थी। उसके अलावा 50,000 से ज्यादा अमेरिकन जो हैं पर्शियन गल्फ में अभी हैं, बहरीन, कुवैत, यूएई, ये सब कंट्रीज में हैं। उनके ऊपर भी ईरान हमला करेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, जो वेनेजुएला में यूएस ने मदुरो के कैप्चर में जो लॉन्ग रेंज अकूस्टिक सोनिक वेपन यूज किया था डेल्टा फोर्स ने, वो ईरान पे बिल्कुल वो यूज कर सकते हैं, क्योंकि उससे वो जेनेसिस जो अमेरिकन कंपनी है उसको 7 मिलियन से ज्यादा का फायदा हुआ था। लेकिन बात यह है कि ये यूज कहां से करेंगे, गल्फ ऑफ ओमान से, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, या फिर बहरीन या कतर से यूज करेंगे। लेकिन ईरान के अभी कोई आईआरजीसी का कोई भी मेंबर डिफेक्ट नहीं किया है, पहला। दूसरा, जो हम देख रहे हैं प्रोपेगेंडा, वो सोशल मीडिया पे ज्यादा है। पहलवी का ग्रास रूट सपोर्ट नहीं है, वो कोई यूनिफाइंग फिगर भी नहीं है, वो बहुत करप्ट थे। इसीलिए 1979 में रिलीजियस, सेकुलर, लेफ्टिस्ट, मिडिल क्लास विमेन खासकर आई थी और खोमेनी का हेल्प किया था। और खोमेनी को हेल्प करने में यूएस, फ्रांस, यूके सबका हाथ था, सिर्फ इराक का नहीं। तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड मुद्दा है, इतना आसान नहीं है। लेकिन मैं सिंपल से ये कहना चाहूंगी कि अभी हम जो देख रहे हैं वो कोई चाहता है कि खामेनी जो है वो अमेरिका के दम पर उछल रहे हैं, है ना? एजेबी जी, जैनी साहब बताइए, ये अमेरिका पीछे से हवा भर रहा है, अमेरिका जैसे देश पीछे से हवा भर रहे हैं, और ईरान में ये जो स्थिति है वो आ गई है कि अब समर्थक और विरोधी आमने सामने हैं, लेकिन जल रहा है पूरा ईरान, शहर दर शहर जल रहे हैं।
उधर रेजा पहलवी जो है वो अपने प्रवेश के लिए इंतजार कर रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं लंबे लंबे, पोस्ट कर रहे हैं लंबे लंबे कि आप इसी तरीके से प्रदर्शन कीजिए, थोड़ी दिन और कीजिए, मैं आने वाला हूं। थैंक यू मनीषा, आपने अपने शो में मुझे बुलाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके दर्शकों को मेरा जय हिंद। अभी अभी डॉक्टर शुभदा ने बहुत ही अच्छी बातें, बहुत ही इंफॉर्मेटिव बातें बताई हैं, चाहे वो रजा पहलवी के बारे में हो, चाहे वो चाहे वो खोमेनी के बारे में हो। लेकिन जो ये आप बात कह रहे हैं आप कि खाली के सिर्फ अमेरिका ने हवा मारी है इसलिए ये है, ऐसा मैं नहीं मानता हूं। मेरा मानना है कि जो ईरान की प्रॉब्लम्स हैं वो आज की नहीं है। 1979 से, जब से शाह का आउस्टर हुआ था और जब खोमेनी आए थे, तब से ईरान में जो है एक किस्म का नाम का डेमोक्रेटिक रूल है। नाम का, सिर्फ नाम कहने के लिए डेमोक्रेटिक है, लेकिन उसमें जो है आईआरजीसी का जो इनकी जो रेवोल्यूशनरी गार्ड है उसका अत्याचार, लोगों के ऊपर गोली मार देना, किसी को भी बंद कर देना, जो एक ऑटोक्रेटिक रिजीम होती है। खोमेनी की रिजीम जो है वो एक ऑटोक्रेटिक रिजीम रही है, जिसके वजह से अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन और कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट, जो कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट ऐसा रहा है पब्लिक के ऊपर कि पब्लिक अब नाखुश हो गई है। अभी अभी डॉक्टर शुभदा ने बहुत अच्छी बातें बताई कि किस तरीके से औरतों के ऊपर अत्याचार, औरतों के ऊपर कंट्रोल, औरतों के ऊपर बंदिशें जो हैं, उसके वजह से पॉपुलैरिटी जो है खोमेनी की बहुत कम हो गई है। अब रही बात पहलवी की, पहलवी भी कोई इतने पॉपुलर लीडर नहीं है। पहली बात तो पहलवी कोई पॉलिटिशियन नहीं है, ये सिर्फ इनकी एक ही तकमा है इनका पास कि ये शाह के लड़के हैं, और किस तरीके से ये पिछले विरासत में मिली हुई सियासत है, विरासत में मिली हुई सियासत। जी हाँ, काफी दशकों से मनीषा ये अमेरिका में हैं, इनको ग्रास रूट सपोर्ट नहीं है यहाँ पर। और हमको एक चीज देख रही है, डॉक्टर साहब मेरे से सहमत होंगे, कि ईरान में जो पॉपुलेशन का जो बांट है वो बहुत ही विचित्र किस्म का है। रूरल में ज्यादा है और अर्बन में कम है। जो रूरल में लोग हैं, गांव की तरफ लोग हैं, वो सुन्नी ओरिएंटेड है, इस्लाम कल्चर ओरिएंटेड है, और वो खोमेनी के सपोर्ट में है। लेकिन जो जेन जी है, आज का जो युवा पीढ़ी जो है वो शहरों में है, और वो कम तादाद में होने के बावजूद देख रहे हैं कि सऊदी अरेबिया में और आसपास के देशों में किस तरीके से लिबरलाइजेशन हो रहा है, किस तरीके से लोग उन्नति कर रहे हैं, और हम ईरान में नहीं कर पा रहे, हम तेहरान में नहीं कर पा रहे। तो ये बहुत एक वाजिब रोष है लोगों में, अनएम्प्लॉयमेंट का, इन्फ्लेशन का, गवर्नमेंट के अत्याचार का। और इसके ऊपर में मैं आपकी नजर लेके जाऊंगा जो 2022 में आपको याद होगा कि एक हिजाब का केस हुआ था जिसमें कि कस्टोडियल डेथ हो गई थी, और कस्टोडियल डेथ के ऊपर में काफी बलवे हो गए थे ईरान में। ये बात अलग है कि उस समय वहां पर रूरल का सपोर्ट नहीं था, जो गांव की तरफ के लोग थे उसका सपोर्ट उस बलवे में नहीं था, क्योंकि वो सब खोमेनी के सपोर्टर थे। लेकिन आज आप देखें कि पूरे ईरान में जो है हलचल मची हुई है। पूरे ईरान में आप देखें कि 56% जो है 6 महीने में जो है वो डिप्रिसिएशन हो गया है रियाल का। 72% जो है खाने पीने की चीजों का इन्फ्लेशन हो गया है। 6 गुना हो गया है रोजमर्रा की चीजों का, और यहाँ तक कि पानी तक के लिए उनकी प्रॉब्लम हो रही है। क्या अभी भी रेजा पहलवी के चांसेस हैं क्या कि वो प्रवेश कर जाएं ईरान में? हालांकि सियासत में उनका बहुत ज़्यादा एक्टिवनेस या सक्रियता नहीं नजर आई, लेकिन क्या ये मौका परस्त रेजा पहलवी के लिए एक मौका है कि वो ईरान में जनता को अपने पाले में करें या अपने पक्ष में कर पाए? मैं आऊंगी साहब आपके पास, लेकिन छोटा सा रिएक्शन इसी पर मैं शुभदा जी से लेना चाहती हूँ। शुभदा जी।
देखिए, अगर वो आते हैं तो उनकी सेफ्टी की गारंटी मैरीलैंड में जितना वो सेफ है उतना वो ईरान में नहीं रहेंगे, पहली हाँ। बात तो ये। दूसरी, हाँ। जैसे कि सर ने बोला, महसा अमीनी का जो 2022 में कस्टोडियल डेथ हुआ था, उसका नाम एक्चुअली में, क्योंकि वो कुर्दिश थी, 22 साल की कुर्दिश युवती थी, उसका नाम जीना अमीनी था, तो मैं उसको जीना अमीनी बोलूंगी, क्योंकि ईरान, टर्की, इराक, सीरिया में आप कुर्दिश नाम नहीं रख सकते हैं अपना ऑफिशियल नाम की तरह। तीसरी बात है, 50% इन्फ्लेशन जो जिस तरीके से बढ़ा, 1 रियाल आज के दिन $1 1,40,000 रियाल अगर है, तो वो किस कारण है? क्योंकि इतने सालों से अमेरिका ने लगातार सैंक्शंस, यूरोप ने लगातार सैंक्शंस लगा के रखे हैं ईरान पे। सैंक्शन कभी भी किसी रजीम को क्षति नहीं पहुंचाती है, लोगों को क्षति पहुंचाती है। ये जो प्रोटेस्ट शुरू हुआ था वो तेहरान के बाजार से शुरू हुआ था, छोटे छोटे मर्चेंट्स लोगों ने शुरू किया था, फोन की कंपनी जो बेचते हैं, फोन्स बेचते हैं, सिम कार्ड बेचते हैं, उन्होंने शुरू किया था। आज वो कोम में भी है, जहां पे बहुत ज्यादा शिया का रिलीजियस स्ट्रॉन्ग होल्ड है। लेकिन एक चीज अंतर होता है सुन्नी क्लर्जी में और शिया क्लर्जी में। शिया क्लर्जी जो ईरान में है, जिसको विलायत फकीह बोलते हैं, यानी गार्जियनशिप ऑफ इस्लामिक ज्यूरिस्ट, ये जो है बहुत स्ट्रॉन्ग है। आईआरजीसी के साथ 2-3 तरीके की और मिलिट्री फोर्सेस होती हैं, हम सिर्फ आईआरजीसी को जानते हैं, लेकिन इसके साथ बसीज मिलिशिया होती है। उसके बाद रेगुलर कंस्क्रिप्शन में जो ईरानियंस होते हैं, अर्तेश, वो आर्मी होती है। उसके बाद सबसे ज्यादा कट्टर, सबसे ज्यादा डरावनी होती है इमाम अली यूनिट, स्पेशल फोर्सेस, जो किसी पे भी कभी भी गोली मार सकती है। लेकिन एट द सेम टाइम मोसाद भी इन्वॉल्व है ईरान में, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ मोसाद ईरान में इन्वॉल्व है, ईरानियंस भी इजराइल में इन्वॉल्व है। इजराइल में भी डेथ हुआ है हरेदी ज्यूज का, वहां पे भी प्रोटेस्ट चल रहा है। तो बात बस ये है कि फायदा किसका होगा? फायदा वेनेजुएला में जब अटैक हुआ था, मैंने मनीषा जी, तो सबसे ज्यादा फायदा हुआ था हंटिंगटन इमेजेस का, L3 हैरिस का, लॉकहीड मार्टिन का, नॉर्थरप ग्रम्मन का और जेनेसिस का। ये 5 फेमस डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर्स हैं जिनका काम है मौत बेचना। फायदा सिर्फ इन्हीं का होगा ना। और अगर ट्रंप को इतनी दिक्कत है कि हाँ प्रोटेस्टर्स पे गोली नहीं चलानी चाहिए, तो मैं पूछना चाहूंगी कि अमेरिका में क्यों 37-year-old निकोल गुड को मिनियापोलिस में आइस ने मारा? कोल्ड ब्लडेड मौत क्यों हुई उसकी, और उस पर कोई क्वेश्चन नहीं उठाता। वो दूसरे कंट्री के लोगों को बोलते हैं कि हाँ उनको तरीका है कि हाँ वो प्रोटेस्ट करें, उनको मिलना चाहिए किसी तरीके का प्रोटेक्शन, और अमेरिका में क्या हो रहा है? लेकिन बात वही है ना मैम, बात वही है ना कि अमेरिका की बात करेगा कौन, अमेरिका के ऊपर सवाल करेगा कौन? एक छोटा सा रिएक्शन मैं जैनी साहब आपसे लेना चाहती हूँ, एक छोटा सा रिएक्शन सर। बात कर रहे थे, पहलवी तो आना चाह रहे हैं, जैसे डॉक्टर साहब ने भी बहुत सही बताया, शुभदा जी ने, वो आएंगे और आएंगे, लेकिन अगर आएंगे तो सही बोला है उन्होंने कि उनकी भी लाइफ की सिक्योरिटी की कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि देखिए, अगर इलेक्शन होता है और वहां पर अगर कोशिश करते हैं कि भाई इलेक्शन करके पहलवी बन जाएंगे, तो जो इनका इलेक्शन काउंसिल है इराक का, सॉरी ईरान का, ये डेमोक्रेसी को खाली एक नाम मात्र का डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन बना के रखा हुआ है, और ये नॉमिनीज भी उन्हीं को करते हैं जो कि के खोमेनी के आदमी हैं। हाँ। इसीलिए आपने देखा होगा कि बाइकॉट। आपको सर रोकना पड़ेगा सर, मेरे पास समय का अभाव है, वरना मैं पूरी बात आपकी सुनती भी। बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस अहम मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। लेकिन सवाल वही है कि रेजा पहलवी जो हैं वो अपना फायदा देखते हुए दोबारा प्रवेश करने की चेतावनी खामेनेई को दे रहे हैं, तो खामेनेई समर्थक भी सड़कों पर उतरकर ये कह रहे हैं कि हम जो हैं वो यहाँ पर सत्ता परिवर्तन नहीं होने देंगे। खामेनेई के विरोध और प्रदर्शन दोनों तरफ जो सड़कें हैं वो पूरी तरीके से भरी हुई हैं। ईरान में तस्वीरें और हालात दोनों चिंताजनक बने हुए हैं। फिलहाल मेरे साथ इस खास कार्यक्रम में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिएगा न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।